आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। G20 सम्मेलन का जितना भव्य शुभारंभ हुआ, उतना ही शानदार इसका समापन भी हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता आगे हस्तांतरित कर दी ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को। जी हाँ, अब अगला G20 का सत्र आप देखेंगे ब्राजील में, लेकिन ये सत्र बहुत ही कामयाब कहा जाएगा। एक ऐसा सत्र जहां पर विरोधी, जितने देशों के विरोधी आज हम देख रहे थे कि क्या वाकई में भारत एक ऐसे ऐतिहासिक मुकाम पर इस G20 सम्मेलन को ला पाता है। क्या वाकई में यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़े हुए युद्ध में भी एक ऐसे डिक्लेरेशन को पास करा पाता है। तो वो सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के इस G20 सम्मेलन में। भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये G20 का क्लोजिंग स्टेटमेंट आप सुन रहे थे। और आज सभी की ओर से जो अलग अलग समय पर जो क्लोजिंग स्टेटमेंट आया, उसमें से अगर रशिया के मंत्री सर्गेई लावरोव का स्टेटमेंट को आप सुने तो वो वाकई में इस G20 सम्मेलन के डिक्लेरेशन से बहुत ज़्यादा अभिभूत और खुश नजर आए। उन्होंने कहा G20 का ये सम्मेलन वाकई में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये आगे भविष्य की दिशा और दशा भी तय करने वाला G20 समिट उन्होंने करार दिया। उन्होंने साथ ही साथ पश्चिमी देशों पर भी टारगेट किया। उन्होंने कहा कि भारत में हुए इस G20 सम्मेलन के जरिए विदेशी अगर हम ये कहें यूरोपियन राष्ट्रों की तरफ उन्होंने इशारा किया, तो उनका भी यूक्रेन का एजेंडा यहाँ ध्वस्त हो गया। ये शिखर सम्मेलन मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि इसने हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। और जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता में अच्छी भूमिका निभाई है और इतिहास में पहली बार G20 के सभी सदस्यों को सच में एकजुट किया है। मेरा मतलब है G20 देश, हमारे ब्रिक्स भागीदार ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं। ग्लोबल साउथ के देशों ने जो एकजुटता दिखाई है उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने अपने वैध हितों की रक्षा की है, जिसकी वजह से पश्चिमी देश अपने यूक्रेनी एजेंडा में असफल रहे हैं। केवल रशिया ही नहीं बल्कि बांग्लादेश ने भी G20 समिट के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारत का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वजह से ही मुमकिन हो पाया है कि इस डिक्लेरेशन पर एक एग्रीमेंट बन पाया। आप भी सुनिए क्या कहा बांग्लादेश की ओर से। It is because of the leadership of Prime Minister Modi, Narendra Modi,
there is an agreement for the declaration. And it is because of his dynamism and his personal charisma that everybody agreed to have a declaration. Because there was a lot of doubt whether there would be any declaration. But I must thank the Indian leadership. They did an excellent job. मेरे सहयोगी अमित पालत भी इस वक्त भारत मंडपम से जुड़े हुए हैं। अमित, वाकई में अगर हम ये कहें कि G20 समिट और इसका ये जो लास्ट सेशन था जिसका थीम रखा गया था वन फ्यूचर, ये वाकई में बहुत ही कामयाब सत्र कहा जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने बांग्लादेश के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भी सुना, उन्होंने कहा कि वाकई में ये पहली बार ऐसा लगा कि एकजुटता नज़र आ रही है। एक तरफ जहां पर यूक्रेन पर पश्चिमी देशों का एजेंडा यहां पर चल नहीं पाया, वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्री का ये बयान और उनका ये कहना कि मतलब बहुत आश्चर्य हो रहा था उन्हें और बहुत ही एक इम्पॉसिबल सा काम जैसे मुमकिन हो गया हो, इस डिक्लेरेशन पर एक आम सहमति बन पाई हो, ये वाकई में भारत की उपलब्धि कहा जाएगा। बिल्कुल, ये मिशन इम्पॉसिबल था जिसे पॉसिबल किया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह है लीडरशिप। देखिए मीनाक्षी, जो लीडरशिप है उसने काम किया है और सोचिए कि करीब करीब 300 बार मीटिंग यानी और कई घंटों यानी 200 घंटे की आप हो रही है, 300 मीटिंग्स आप कर रहे हैं, लगातार आप 15-15 ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं, शब्द आपके चेंज किए जा रहे हैं, शब्दों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं कि लगातार एक टास्क चल रहा था जिसमें लगे हुए थे शेरपाल, जिसमें अमिताभ कांत है, उनके साथ आप जानते हैं कि 4 और जो हमारे IFS ऑफिसर्स थे जो लगातार लगे थे और उन्होंने, और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि वो कई घंटों तक इस पर काम करते रहे। मामला जहाँ आके फंसा था आपको ही पता है वो क्या है, वो है यूक्रेन को लेकर और रशिया को लेकर, यूक्रेन और रशिया को लेकर। यहाँ पर भारत ने, कहते हैं ना कि जिसका जिक्र भी किया बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने, जो प्रधानमंत्री मोदी का एक करिश्मा है या कह सकते हैं कि जो 1-to-1 उनकी एक रिलेशनशिप है तमाम लीडर्स के साथ। फिर उन्होंने सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन से बात की, व्लादिमीर पुतिन से फोन पे बातचीत हुई, उसके बाद फिर उन्होंने इंतजार किया जो बाइडेन का। जब जो बाइडेन आए, क्योंकि ये 2 ब्लॉक्स को इस बात को समझाना जरूरी था कि यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म है ये वैश्विक मुद्दों के लिए है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है। ये कोई आपका जियोपॉलिटिकल ऐसा सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर जियोपॉलिटिकल आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको आप सुलझाएं। यहाँ पर इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ये बात कन्वे कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर ना सिर्फ रशिया ने बिलीव किया, ट्रस्ट किया, उसके बाद अमेरिका ने किया और फाइनली यूक्रेन का शब्द तो आया लेकिन रशिया का जो शब्द था वो यहाँ से हट गया। और साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी या फिर हमारे जो डेलीगेट्स हैं, खासतौर पे जो शेरपास हैं, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने बहुत ही बखूबी, आप सोचिए कि करीब करीब जब 2 पैरा में जो बातें लिखी गई थी बाली में, उसको करीब 7 पैरा में जब लिखा गया, उसमें बहुत ही साफ शब्दों में लिख दिया गया कि लड़ाई के खिलाफ है, कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरह से पीस को बना के रखना है। न्यूक्लियर को लेकर, जी हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर भी उसमें बातें लिखी गई कि इसका किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और लोगों की जो दर्द है उसको भी उजागर किया गया इन पैराग्राफ के जरिए। तो आप कह सकते हैं कि एक जो डिप्लोमेसी का, आप कह सकते हैं कि टॉप जो लेवल होता है, आप ये वो कहते उन्होंने अचीव हैं किया, कि शांति की बात कही गई है और शांति के जरिए ही विकास संभव हो सकता है। और आज एक तस्वीर जो शांति की दिशा में सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली तस्वीर कही जा सकती है अमित, वो थी उस वक्त की जब G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी। वो वाकई में अगर हम कहें कि 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हुए G20 देशों की सबसे मजबूत तस्वीर अगर कोई कही जाएगी तो वाकई में ये वो तस्वीर थी, क्योंकि शांति के मार्ग पर चलकर ही विकास की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन की इस दुनिया में ना किसी एक देश को पूरी तरीके से अलग किया जा सकता है, ना पूरी तरीके से कुछ ग्रुप ऑफ नेशंस के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें सभी के हितों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा जाना चाहिए। ये वाकई में मुमकिन हो पाया भारत की इस डिप्लोमेसी की वजह से। और अमिताभ कांत जिनका आप जिक्र कर रहे थे, ही इज़ वन ऑफ द शेरपा जिन्होंने लगातार कड़ी मेहनत की है, जिन आप 15 ड्राफ्ट की बात कर रहे थे, वाकई में ये उनके ट्वीट में भी हमने देखा। अब देखिए ना, प्लैनेट, पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये वो 4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत ने G20 के दिल्ली घोषणा पत्र में पूरी दुनिया के नेतृत्व को सहमत किया है। प्लैनेट यानी जब हम अर्थ की बात करते हैं, कैसे ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए, क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, हमें एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जहां पर
वो धरती जिससे हमारा जीवन है उसका जीवन बचा रहे, वो अच्छी हो, उस पर बात हुई। अगर हम पीपल की बात करें तो पीपल टू पीपल कनेक्ट जब तक रहेगा तब तक ही देशों का विकास हो सकता है। हम पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, तो भारत ने G20 के दिल्ली घोषणा पत्र में पूरी दुनिया के नेतृत्व को इसमें सहमत किया है। अब देखिए, अब कैसे नामुमकिन मुमकिन हुआ है, वो कुछ और ग्राफिक्स के जरिए मैं दर्शकों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अमेरिका और उसके सहयोगी ये चाहते थे कि न्यू दिल्ली G20 के जॉइंट डिक्लेरेशन में रशिया और यूक्रेन वॉर का जिक्र हो, और वो ये चाहते थे कि सैंक्शंस जैसे वर्ड्स का भी जिक्र इस डिक्लेरेशन में होना चाहिए। लेकिन रूस और चीन दोनों ही देशों ने बाली के जो डिक्लेरेशन में इस भाषा को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इस बार जो नया डिक्लेरेशन तैयार किया गया, अमित आप भी जानते हैं, इस डिक्लेरेशन में कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन का जिक्र आया पर रशिया का जिक्र नहीं आया। इसमें किसी भी तरीके के सैंक्शन वर्ड का जिक्र नहीं हुआ। तो हम ये कह देते हैं कि G20 डिक्लेरेशन में टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर मैसेज भी दे दिया। हम अगर इसे एक मुहावरे में कहें अमित, तो सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, शायद ये कहना गलत नहीं होगा। हमने वॉर का जिक्र कर दिया कि कैसे ये एक विष की तरह है पूरे विश्व के लिए, लेकिन साथ ही साथ रशिया का नाम ना लेना और सैंक्शंस की बात ना करना, ये चीन और रशिया को सहमत कर पाया है इस डिक्लेरेशन पे हस्ताक्षर के लिए। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने जो बात कही कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, और जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब G20 की शुरुआत हुई थी और जब ओपनिंग हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और नए प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, लेकिन उनको देखने का और उनको डील करने का नज़रिया बदलना चाहिए। अब देखिए इसमें नज़रिया कैसे बदला गया। जब ये डीलिंग हो रही थी, जब 200 से 300 मीटिंग्स हो रही हैं लगातार शेरपास की, उसके बाद एक के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए, उसके बाद भारत ने सबसे बड़ा काम क्या किया कि भारत ने काम किया कि इंडोनेशिया, जो कि इस हमसे पहले इसका प्रेसिडेंट था G20 का, फिर हम प्रेसिडेंट बने प्रेजेंट, और जो आने वाला जो प्रेसिडेंट है वो है ब्राज़ील, और साथ ही साउथ अफ्रीका। ये 4 ऐसे देश थे जिनको भारत ने मिलाया, कॉन्फिडेंस में लिया और उनको बताया कि जिस तरह से बाली में जो आपने डिक्लेरेशन आपने लेकर आए, उसको अगर आगे ले जाना है, उसको चरितार्थ करना है, तो भारत में जो अभी ये मीटिंग हो रही है इसमें भी डिक्लेरेशन आना चाहिए, तभी जाके ग्लोबल साउथ, हम जो कहते हैं ग्लोबल साउथ की जो बात करते हैं वो सामने आएगी। उसके बाद उन्होंने ब्राज़ील को मनाया इस बात को लेकर कि अगर आपको एक सफल G20 समिट नहीं देते हैं तो फिर आगे आपके लिए आप समझ सकते हैं किस तरह के मैसेज जा सकता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका को साथ में लेकर आए, क्योंकि साउथ अफ्रीका को भी उसके बाद आने, यानी ब्राज़ील के बाद साउथ अफ्रीका में G20 समिट जाना है। तो भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने बखूबी इस बात को समझाया किसको, इंडोनेशिया, साथ में ब्राज़ील और साथ में साउथ अफ्रीका को, और इस तरह से एक ब्लॉक तैयार हुआ ग्लोबल साउथ का, जिसने फिर ये मैसेज दिया किसको, उन्होंने मैसेज दिया G7 ग्रुप को, जिसमें अमेरिका शामिल है, और साथ ही रशिया और चाइना को, और इसी तरह से उन्होंने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उसमें कि हमारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी GDP सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, हम ग्लोबल विलेज और ग्लोबल फैमिली की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ग्लोबल फैमिली की जब बात आती है तो आप यहाँ पर इंक्लूसिव होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक परिवार जब बैठता है तो परिवार में हमेशा सिर्फ और सिर्फ आप झगड़े की बात नहीं करते हैं। झगड़ा अगर करना है, झगड़े की बात करनी है तो उसके लिए दूसरे फोरम्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। लेकिन जब आप बात करते हैं G20 की, देखिए जो ड्राफ्ट आया डिक्लेरेशन का, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि ये जो मंच है G20 का, वो मंच आपके आपसी जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको सुलझाने के लिए नहीं है। यहाँ पर बातचीत हो रही है पर्यावरण को लेकर, यहाँ बातचीत हो रही है इकोनॉमी को लेकर, यहाँ बातचीत हो रही है कि किस तरह से जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो अंडर प्रिविलेज है, उनको आगे लेकर जाना है, वो देशों को आगे लेकर जाना है। इसलिए इस मंच को बर्बाद ना करें, क्योंकि इसका जो मैसेज जाएगा, देखिए G20 को अगर आपको अस्तित्व में रखना है, अगर इसको सिर्फ और पेपर और पन्नों में नहीं रखना है, तो इसका एक कह सकते हैं कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम सामने आना चाहिए। और इस बात को भारत के डिप्लोमेट्स ने समझाया। इसके लिए तो कह रहे हैं कि 200-300 लगातार मीटिंग्स हुई है, समझाया गया, एक एक कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेट्स उनको समझाया गया, क्योंकि सबके अपने अपने चीज़ें थी। अब भारत ने समझाया, देखिए कि अगर इकोनॉमी इस वक्त पोस्ट पैंडेमिक जो हालात है, अगर इकोनॉमी में आप बात नहीं करेंगे, अगर आप यहाँ पर पर्यावरण पर बात नहीं करेंगे, इस पर अगर हमारी सहमति नहीं बनती है, तो कल कोई G20 जैसे ग्रुप्स को अहमियत ही नहीं देगा।
यूनाइटेड नेशन किस तरह से फंक्शन कर रहा है ये सभी को पता है। देखिए यूनाइटेड नेशन से भी ज़्यादा पावरफुल इस वक्त G20 है। 80% जो GDP जिनकी है पूरे दुनिया की, वो इस G20 की मीटिंग में शामिल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज जो दिल्ली है इस वक्त दुनिया का ये पावर सेंटर बना हुआ है। तो ऐसे में G20 में जब हम बात कर रहे हैं दुनिया के कंक्लूसिव ग्रोथ की, तो आप कॉन्फ्लिक्ट को रखिए दूसरे जगह पर और वो बात कीजिए प्रोग्रेस पर, जिसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री भी करते हैं और वही यहाँ पर देखने को मिला। और देखिए दूसरी बात है कि इस बात को रशिया ने भी माना है। रशिया के जो विदेश मंत्री है सर्गेई लावारोव, उनके स्टेटमेंट को आप देखते हैं, उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत ने कंस्ट्रक्टिव काम किया है और भारत ने भरोसा जीता है तमाम देशों का, और ये समझाने में ऑन द होल अगर देखें जो हम 4 शब्द बोल रहे थे आबिद, प्लैनेट, पीपल, पीस एंड अल्टीमेटिव प्रोस्पेरिटी, क्योंकि अगर आपका प्लैनेट सुरक्षित होगा, यानी मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की तरफ अगर विश्व आगे बढ़ता है तो हमारी प्रोस्पेरिटी निश्चित है। अगर शांति रहेगी, अगर युद्ध नहीं होगा तो भी प्रोस्पेरिटी होगी। पीपल कनेक्ट, अगर इसी तरीके से देश आपस में जुड़े रहे, ट्रेड बेहतर तरीके से हो पाया, इकोनॉमी कॉरिडोर की चूँकि बात हुई है, हम ऑयल की अगर बायो ऑयल की अगर हम बात करें, इस तरीके की अगर बातचीत होती है तो फिर ये तो कहा ही जा सकता है कि समृद्धि से ज़्यादा दूर विश्व नहीं है, अगर इन तमाम बातों पर G20 के राष्ट्र अमल भी कर पाए, क्योंकि ये तो डिक्लेरेशन है, ये बातचीत है, लेकिन इन पर अमल भी करना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।